These days, pesticide industry has shifted its attention to herbicides such as sodium chlorate and sodium arsenite. हमने देखा था अभी पेस्टिसाइड्स के एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे. ये अगेन इस सीक्वेंस से ही आपको याद होगा, MNOP, O से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, P से पेस्टिसाइड्स. अब GHI आता है सीक्वेंस से, मीन्स हर्बिसाइड्स के एग्जाम्पल्स होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि इनमें कहीं आपको कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है. एंड मोस्ट कॉमन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे माइंड में आता है, इट इज़ कॉमन साल्ट, ऑफ कोर्स NaCl. तो उससे एसोसिएटेड होंगे हर्बिसाइड्स के एग्जांपल. ऐसे आपको याद रखना है. पहला सोडियम क्लोरेट एंड नाइट्रेट के जैसे ये पीछे से साउंड करता है, इसका मतलब NaNO3 जैसे इसकी स्ट्रक्चर होगी, NaClO3. एंड दूसरा है सोडियम आर्सेनाइट. बेसिकली हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था अभी पेस्टिसाइड का, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स थे, यानी उनमें फॉस्फोरस आ रहा था. नाइट्रोजन फैमिली में फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक आता है. तो इससे नेक्स्ट ही एग्जांपल लर्न कर रहे हैं हर्बिसाइड्स के, तो उसमें याद रखो कि आर्सेनिक आएगा फॉस्फोरस से आगे. तो सोडियम आर्सेनाइट होगा नेक्स्ट एग्जांपल. एंड इसका फॉर्मूला आप जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन फैमिली में मोस्ट कॉमन, उससे याद रख सकते हैं. +3 होती है 15th ग्रुप की, आर्सेनिक की +3 होगी, -2 होती है ऑक्सीजन की, और सोडियम की +1 होती है, हम जानते हैं. तो इससे ये फॉर्मूला प्रिडिक्ट किया जा सकता है. Now the shift from mechanical to chemical weed control had provided the industry with flourishing economic market, but it was not environment friendly. मैकेनिकल मतलब लेबर का इस्तेमाल करके वीड को कंट्रोल करना, मैंने वीड को क्रॉप से रिमूव करवाना. एंड केमिकल कंट्रोल मतलब हर्बिसाइड का यूज़ करके. इकोनॉमिक मार्केट में तो इससे फ़ायदा हो गया था. ऑफ कोर्स लेबर बहुत ज़्यादा उसमें पैसे लगेंगे, एंड एक छोटा सा डब्बा आएगा हर्बिसाइड का जो कि पूरे क्रॉप में लगाया जा सकता है वीड्स को रिमूव करने के लिए. तो डेफिनेटली इकोनॉमिक बेनिफिट तो है इसका, लेकिन एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है. तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं हमें. मोस्ट हर्बिसाइड्स आर टॉक्सिक टू मैमल्स बट नॉट एज परसिस्टेंट एज ऑर्गेनोक्लोराइड्स. ऑर्गेनोक्लोराइड्स मीन DTT ETC, जो कि एल्डरिन और डाई एल्डरिन हमने देखे थे उनके एग्जांपल्स. अब ये जो दोनों यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ गिवन है हर्बिसाइड्स की, पीछे हमने जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पढ़े थे उनसे क्वाइट सिमिलर हैं. वो भी टॉक्सिक थे मैमल से, नर्व टॉक्सिन थे ह्यूमंस को, नर्व टॉक्सिन्स थे ह्यूमंस के लिए. एंड दे वर आल्सो नॉट वेरी परसिस्टेंट एंड मोर बायोडिग्रेडेबल. तो ये दोनों उससे मैच करती हैं, क्योंकि उससे आगे ही पढ़ रहे हैं हम एग्जांपल ये. इससे आप समझ सकते हैं कि उससे सिमिलर होंगी इसकी प्रॉपर्टी. जो डिफरेंट है इसकी प्रॉपर्टी वो ध्यान देने लायक है यहाँ पे. इट कॉजेज बर्थ डिफेक्ट्स. अब हर्बिसाइड जो वर्ड है उसके अंदर BI आता है, एंड बर्थ डिफेक्ट्स ये BI बर्थ से स्टार्ट होता है. तो इससे ये इसका कंसिक्वेंस हार्मफुल इफेक्ट याद किया जा सकता है. स्टडीज शो दैट कॉर्न फील्ड्स sprayed with herbicides are more prone to insect attack and plant diseases than fields that are weeded manually. मैनुअली वीडिड करने का मतलब लेबर की हेल्प से आपने वीड रिमूव करवाए हैं क्रॉप से, उसके कंपैरिजन में अगर आपने हर्बिसाइड छिड़का है क्रॉप के ऊपर तो ज़्यादा वहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्रॉप इज़ मोर प्रोन टू इंसेक्ट अटैक. इसको ऐसे याद रखो, इंसेक्ट से वर्ड से इंसिस्ट याद रखो कि ये ज़िद्दी होते हैं. इंसेक्ट्स इंसिस्ट करते हैं जब इनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं हम केमिकल्स का इस्तेमाल करके हर्बिसाइड्स का, तब ये दुगना उसी फील्ड पर अटैक करते हैं, इंसिस्ट करते हैं इंसेक्ट्स. ये ऐसे याद रखा जा सकता है ये पॉइंट हर्बिसाइड वाला, दैट दे आर मोर प्रोन व्हेन वी स्प्रे हर्बिसाइड्स देन वी वीड देम मैनुअली. पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स रिप्रेजेंट ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ वाइड स्प्रेड केमिकल pollution. A large number of other compounds that are used regularly in chemical and industrial processes for manufacturing activities are finally released in the atmosphere in one or the other form. अब जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में वेस्ट जनरेट होंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट आगे इसके बारे में बताया गया है. इसमें एक नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आता है थर्मल पावर प्लांट्स. इसके एग्जांपल से ये स्टेटमेंट हम समझ सकते हैं. थर्मल पावर प्लांट जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी
कोल से, ये आपको पता ही होगा। एंड हमें बिजली तो 24 घंटे चाहिए होती है ना, तो हर टाइम थ्रू आउट द ईयर वर्क करता रहता है थर्मल पावर प्लांट, और ये वेस्ट जनरेट करता रहेगा जो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान। लेकिन ये जो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स हैं, ये तो तभी रिक्वायर्ड होते हैं ना क्रॉप में, एग्रीकल्चर में, जब इंसेक्ट्स अफेक्ट करते हैं किसी क्रॉप को, या फिर वीड्स ग्रो कर जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है इनके स्प्रे करने का क्रॉप पे, थ्रू आउट द ईयर स्प्रे होता रहता है ऐसा नहीं है। तो यहाँ से मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, वहाँ से थ्रू आउट द ईयर और ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट होता है एज़ कम्पेयर टू द यूज़ ऑफ दीज पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड्स मीन्स केमिकल्स इन एग्रीकल्चर। दैट्स वाई ये लाइन यहाँ पे दी गई है, दैट देयर इज ओनली दीज फॉर्म ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द केमिकल पोल्यूशन, एंड लार्जली ये इंडस्ट्रीज से ही जनरेट होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट इन फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, ये भी दो टाइप का हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल अगेन इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व होंगे। कॉटन मिल्स यहाँ पे एग्जांपल लिया गया, कॉटन प्लांट से ऑब्टेन होता जो कि ऑर्गेनिक होते ही हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हमने देख ही लिया। पेपर हमें मिलता है सेलुलोजिक होता है बेसिकली पेपर, ये हमें बायोमोलिक्यूल चैप्टर में देखा था। प्लांट पल्प से मिलता है जो कि सेलुलोजिक होता है, तो अगेन ये ऑर्गेनिक है। एंड टेक्सटाइल मीन्स कपड़े भी प्लांट बेस्ड ही होते हैं, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर जनरेटेड बाय थर्मल पावर प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्लाई ऐश। तो कोल जला के हम थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली प्रोड्यूस करते हैं, एंड जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जलता है तो राख भी निकलती है उससे, और गैसेस भी उससे जनरेट होती हैं। तो फ्लाई ऐश तो यहाँ पे बता दिया गया, लेकिन जो चीज़ जाहिर नहीं की गई लेकिन आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। थर्मल पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए जाते हैं, एंड उससे फिर सल्फर डाइऑक्साइड भी निकल सकती है, NO2 भी वहाँ से निकल सकती है, एंड CO2 भी निकल सकती है। तो ग्लोबल वार्मिंग को भी कॉज करेगा ये, एंड NO2 और SO2 क्योंकि इससे निकल रहे हैं तो एसिड रेन को भी कॉज करेगा। तो बहुत सारे टाइप ऑफ पॉल्यूशन यहाँ से कॉज हो सकते हैं थर्मल पावर प्लांट से, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन इन सब के कंसेप्ट हम क्योंकि पढ़ चुके हैं तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना यहाँ से अपने। इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट्स विच प्रोड्यूस्ड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड स्टील मेल्टिंग स्लैग। तो ये चीज़ हम देखेंगे मेटालर्जी चैप्टर में, जो 6th चैप्टर है क्लास 12 केमिस्ट्री का। वहाँ पे आयरन का प्रोडक्शन हो रहा है इनसाइड ब्लास्ट फर्नेस, तो एक टाइप ऑफ स्लैग वहाँ पे प्रोड्यूस होती है CaSiO3। तो उससे आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि आयरन प्रोड्यूस करेगा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, एंड स्टील का तो ये नाम ही आ रहा है, स्टील प्लांट्स है तो स्टील मेल्टिंग स्लैग वो प्रोड्यूस करेगा। इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम जिंक एंड कॉपर प्रोड्यूस मड एंड टेलिंग्स। ये उसी चैप्टर में अगेन जाइए आप, मेटालर्जी में तो आपको मिल जाएगा जहाँ पे प्योरीफिकेशन हो रहा है जिंक और कॉपर का, वहाँ पे एनोड मड प्रोड्यूस होता है। तो जिंक और कॉपर से एसोसिएटेड है मड वर्ड, ये वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। एंड एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम Al आता है इसके स्टार्टिंग में, और टेलिंग में भी Al ये एक जैसा साउंड करता है, तो ये टेलिंग वर्ड इससे आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री प्रोड्यूस जिप्सम। अब हम जानते हैं फर्टिलाइजर्स, हमने बहुत बार पढ़ लिया इस चैप्टर में, फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स को मेनली हम मानते हैं फर्टिलाइजर्स की कैटेगरी में, लेकिन जिप्सम हम जानते हैं एस ब्लॉक से कैल्शियम सल्फेट .2H2O मीन्स मेनली ये कैल्शियम सल्फेट होता है। तो फर्टिलाइज़र के अंडर तो ये पोल्यूटेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा ना, मेन तो है नहीं, ये एज अ वेस्ट मटीरियल ही ट्रीट किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिप्सम सल्फेट। हजार्डस वेस्ट सच एज इनफ्लेमेबल्स कंपोजिट एक्सप्लोसिव्स और हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री। एंड नीचे आपको नाम बताए गए हैं कौन कौन सी इंडस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें, वो नहीं ध्यान रखने हैं आपको, सिर्फ ये इंडस्ट्रीज वर्ड यहाँ से ध्यान रख लीजिए। इंडस्ट्रीज में इन आता है और इनफ्लेमेबल्स में भी इन आ रहा है, एक ये ध्यान रखना आपको सिर्फ यहाँ से, यानी ज्वलनशील जिनको
को आग लग सकती है, वैसे हजार्डस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्री से, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री से, यहाँ से इतना ध्यान रख लीजिए। एंड जो जिनमें आग लगाई जा सकती है उनको एक्सप्लोसिव भी बोल सकते हैं, एंड वो तेजी से आग पकड़ते हैं, हाईली रिएक्टिव भी उनको बोला जाता है। तो ये तीनों चीज़ें आपस में एसोसिएटेड हैं। इनफ्लेमेबल्स आपने याद रख लिया तो ये तीनों ही याद हो जाएंगी। डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट इफ नॉट डन बाय ए प्रॉपर एंड सूटेबल मेथड मे कॉज सीरियस थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के, कैसे परसिस्ट करता है एनवायरनमेंट में, क्या तकलीफ ये कॉज करता है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। Nowadays, fly ash and slag from steel industry are utilized by the cement industry। तो सीमेंट की क्या कंपोजिशन होती है ये बात समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, जो कि एस ब्लॉक में हमने कवर किया हुआ है। बेसिकली सीमेंट में सिलिका यूज़ की जाती है, एंड स्लैग ये जो वर्ड है ये मेटालर्जी से आपको क्लियर होगा। कॉपर की मेटालर्जी में FeSiO3 एज अ स्लैग प्रोड्यूस होता है, एंड आयरन की मेटालर्जी में Ca बेसिकली कैल्शियम SiO3 एज अ स्लैग प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली स्लैग के फॉर्मूला में SiO3 आता है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। एंड SiO3 से फिर हम प्रोड्यूस करते हैं SiO2 जिसको सिलिका बोलते हैं, जिसका जो कि एक मेजर कंपोनेंट होता है पोर्टलैंड सीमेंट का। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्लैग या फिर फ्लाई ऐश जो स्टील इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होगा उसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में किया जा सकता है। बेसिकली हमने प्रोडक्शन में देखा कॉपर और आयरन के स्लैग प्रोड्यूस होता है, तो ऐसा ही कुछ स्लैग स्टील के प्रोडक्शन में प्रोड्यूस हो रहा होगा, ऐसे हम गैस कर सकते हैं। Large quantities of toxic waste are usually destroyed by controlled इंसिनरेशन या इंसिनरेटर्स। बेसिकली एक ये मशीन होती है, उसी से एसोसिएटेड फिनोमेना है। वेयर एज स्मॉल क्वांटिटीज आर बर्न्ड अलोंग विद फैक्ट्री गार्बेज इन ओपन बीन्स। तो जो थोड़ा टॉक्सिक वेस्ट होता है, सॉलिड्स की बात किया जा रही है यहाँ पे, वो तो गार्बेज, फैक्ट्री गार्बेज के साथ दिया जाता है। इनफ हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है गार्बेज के थ्रू ही, थोड़े से टॉक्सिक वेस्ट को जलाने के लिए। लेकिन अगर अमाउंट आपके पास बहुत ज़्यादा है सॉलिड टॉक्सिक वेस्ट का, तो थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हुई वहाँ पे काम नहीं आएगी, उसको पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं कर पाएगी। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ मशीन यूज़ करते हैं हम, जिनको इंसिनरेटर्स बोलते हैं। वहीं पे ये फिनोमेना होता है इंसिनरेशन का। बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस की जाती है लार्ज अमाउंट्स में इस मशीन के द्वारा, जो कि इनफ होती है सॉलिड टॉक्सिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये लाइन हमारे पास एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर में भी देखने को मिलती है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स से जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होते हैं उसके लिए लिखा है कि यूज़ ऑफ इंसिनरेटर्स इज़ अ क्रूशियल स्टेप व्हाइल वी वांट टू एड्रेस द वेस्ट जनरेटेड इन हॉस्पिटल्स। जो वहाँ पे टॉक्सिक वेस्ट जनरेट होते हैं बेसिकली सॉलिड, उनके लिए। तो यहाँ पे भी टॉक्सिक वेस्ट आ रहे हैं सॉलिड, तो इसलिए इंसिनरेटर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। डू यू नो अबाउट वेस्ट रिसाइकलिंग? यहाँ पे बेसिकली इस पैराग्राफ में वेस्ट रिसाइकलिंग के बारे में कुछ बताया गया है आपको। फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट हैज़ हाई ऑक्टेन रेटिंग, इट कंटेन्स नो लेड, एंड इसलिए इसको ग्रीन फ्यूल बोला जाता है। बेसिकली ये जो ऑक्टेन नंबर का कंसेप्ट होता है, जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होता है किसी भी फ्यूल का, उतना ज़्यादा उसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी होती है। एंड ये हम जानते हैं एस ब्लॉक से कि लेड का इस्तेमाल फ्यूल्स में सिर्फ एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह ही यूज़ किया जाता है। तो ऑलरेडी अगर हाई ऑक्टेन नंबर है किसी फ्यूल का तो उसमें लेड की ज़रूरत ही नहीं होगी, दैट्स वाई इट कंटेन्स नो लेड। एंड ये दोनों स्टेटमेंट ऐसे रिलेटेड हैं। एंड लेड एज अ पोल्यूटेंट एक्ट करता है फ्यूल्स में, दिस ऑल ऑफ अस नो। अगर लेड नहीं है तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ये फ्यूल, तो इसको ग्रीन फ्यूल बोल सकते हैं। ये हो गया पहला मेथड प्लास्टिक के रिसाइकलिंग का, क्योंकि इसके फ्यूल का हाई ऑक्टेन नंबर होता है, इसलिए इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होगा, उसको ग्रीन फ्यूल बोलेंगे। देन नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं क्लोथ्स बनाने में। क्लोथ्स विल बी मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक। अभी ये अवेलेबल नहीं हुए हैं, लेकिन आपको ये यूज़ ज़रूर पता होना चाहिए।
एंड ये यूज़ हम याद रखेंगे पॉलीमर्स चैप्टर से एसोसिएट करके। वहाँ पे दो टाइप की पॉलीथीन्स आपको मिलेंगी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड लो डेंसिटी। अब हाई डेंसिटी से तो जो मजबूत चीज़ें हैं जैसे पाइप्स वगैरह स्ट्रॉन्ग वो बनाई जाती हैं, तो हमें लो डेंसिटी पॉलीथीन पे जाना होगा। एंड लो डेंसिटी में LO आता है और क्लोथ्स में भी LO आता है, तो इससे हमें ध्यान रखना है यहाँ से कि पॉलीथीन यानी प्लास्टिक का, लो डेंसिटी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है क्लोथ्स बनाने में। लास्ट यूज़ है एनर्जी जनरेट करने का इससे। Technology has been developed to produce electricity from the garbage. A pilot plant has been set up where, after removing the ferrous metals, plastic, glass, paper, etc. from garbage, it is mixed with water. Basically यहाँ पे सीवेज क्रिएट किया जा रहा है गार्बेज में वाटर को मिला के। एंड पायलट प्लांट का मतलब होता है कि बड़े लेवल पर अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। छोटा जो प्रिलिमिनरी कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं, पायलट प्लांट। ये हाइड्रोजन चैप्टर में भी आया था एंडिंग में। तो ये अभी इंडस्ट्रियल लेवल पर अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए ये इसके लिए बोला गया है। एंड इसमें जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज में चीज़ें अवेलेबल हैं उनको पहले हमें सेपरेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोब्स के साथ ट्रीट करवाने वाले हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल को ऑफकोर्स डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, तो उनका सेपरेशन पहले कर देना चाहिए और किसी तरीके से रिसाइकल उनको कर लिया जाएगा। तो फेरस सल्फेट यानी हैवी मेटल्स यहाँ पे आएंगे, प्लास्टिक भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ग्लास भी। एंड यहाँ पे जो पेपर वर्ड आया है इसको आपको सेलुलोजिक पेपर से कंफ्यूज नहीं करना है, जो पीछे पेपर्स मिल्स लिखा गया था वहाँ से, वो तो बायोडिग्रेडेबल होता है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से डिराइव्ड है, प्लांट से। ये पेपर जो यहाँ पे यूज़ किया गया है इट इज़ एसेंशियली अ पॉलीथीन बेस्ड पेपर जो प्लास्टिक जैसे मटेरियल से बना हुआ है। दिस हैज़ टू बी लाइक दैट, नॉन बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, तभी इसके सेपरेशन की ज़रूरत पड़ी है। फ्रॉम गार्बेज इनमें से ये सब रिमूव करके पानी के साथ मिला के सीवेज बनाई जाती है फॉर इट टू बी यूज्ड एज इन सीवेज ट्रीटमेंट। इट इज़ दैन कल्चर्ड विद बैक्टीरियल स्पीशीज फॉर प्रोड्यूसिंग मीथेन कॉमनली नोन एज बायोगैस। द रिमेनिंग प्रोडक्ट इज यूज्ड एज मैन्यूर एंड बायोगैस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो एक हाइड्रोकार्बन एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं बायोगैस को बिजली बनाने के लिए। एंड जो प्रोडक्ट इसके बाद बचेगा उसको मैन्यूर की तरह यूज़ करते हैं। मैन्यूर बेसिकली ये कंपोस्ट ही होता है, मैं आपको पीछे भी बता रहा था, कंपोस्ट की तरह इसका यूज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट को ही इन शॉर्ट बताया जा रहा है तीसरे मेथड में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एंड इसमें एक इम्पोर्टेंट सा कंसेप्ट आपको मिलेगा स्वच्छ भारत अभियान का। इसके लिए आपको ये हेडिंग ज़रूर याद रखनी है, स्वच्छ भारत अभियान। ये तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो क्लीन इंडिया मिशन हो गया, ये तो याद रह ही जाना है। लेकिन इसका जो एक आप बोल सकते हैं इसको स्लोगन यूज़ किया गया था वो ज़रूर पता होना चाहिए आपको। ये एग्जैक्टली पूछा जा सकता है, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये ध्यान रखना आपने, इससे एसोसिएटेड है। इसके अंडर दो प्रोग्राम्स थे हमारे पास, SBM यानी स्वच्छ भारत अभियान अर्बन एंड ग्रामीण SBG। इन दोनों के अंदर क्या क्या गोल्स थे डिफरेंट, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो कॉमन गोल्स था इन दोनों में, एक डिफरेंस था। तो कॉमन वाला तो एज इट इज़ आपको याद रखना है एंड डिफ्रेंशिएट करके बहुत ज़्यादा केयर के साथ जो डिफरेंट है वो ज़रूर याद होना चाहिए, अलग से वही पूछा जाएगा। SBMU यानी अर्बन प्राइमरीली एम्स एट मेकिंग अर्बन इंडिया फ्री फ्रॉम ओपन डिफेकेशन, ये दोनों के लिए कॉमन था। एंड अचीविंग 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर सॉलिड वेस्ट इन द कंट्री। तो SBU था यहाँ पे अर्बन, अर्बन का मतलब शहरों में ये वैलिड था, एंड शहर सिटी आप बोल सकते हैं। एंड शहर एस से स्टार्ट होता है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, साइंटिफिकली सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना। एस से शहर और एस से ये आप याद रख सकते हैं कि अर्बन के साथ ये एसोसिएटेड था। उसके बाद है SBMG ग्रामीण, टारगेट्स एट प्रोमोटिंग क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। अब हाइजीन वर्ड के अंदर G आता है एंड ग्रामीण भी SBG या G से स्टार्ट हो रहा है, इससे ये आप याद रखेंगे कि मेन गोल यहाँ पे हाइजीन था SBM ग्रामीण के लिए। एंड एलिमिनेटिंग ओपन डिफेकेशन, ये दोनों तो दोनों के लिए कॉमन है, मैंने आपको बताया।
जो कॉमन गोल था इन दोनों में वो ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस नहीं है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में ये ज़रूर ध्यान होना चाहिए यहाँ से आपको। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल सच एज प्लास्टिक, ग्लास, मेटल स्क्रैप्स etc आर सेंट फॉर रिसाइकलिंग, क्योंकि डिग्रेडेशन तो इनका हो ही नहीं सकता, तो रिसाइकलिंग इज़ द ओनली मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर डिपॉजिटेड इन लैंड फिल्स एंड आर कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। तो कंपोस्ट हमने पहले भी देखा, ये नेचुरल फर्टिलाइज़र इसको बोल सकते हैं आप। बेसिकली डिग्रेडेशन होता क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में तोड़ा जाता है जो कि प्लांट्स के लिए एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं, उनको प्लांट्स ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उसी को कंपोस्ट बोलते हैं। एंड ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है लैंड फिल्स में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, क्योंकि वहाँ पे माइक्रोब्स का अमाउंट ज़्यादा होता है तो ज़्यादा तेज़ी से हो पाएगा बायोडिग्रेडेशन। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक पॉलीथीन बैग्स, मेटल स्क्रैप्स चोक द सीवर्स एंड कॉज इनकन्वीनियंस। तो ज़रूरी है बहुत नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एड्रेस करना, क्योंकि अगर इधर उधर ही ऐसे ही पड़े रहेंगे तो वो इन तरीक़ों से वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक इनकन्वीनियंस बताई गई है, चोक कर देंगे सीवर्स को, यानी नालों में से जो होके जाता है पानी सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, अगर वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे तो हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। एंड सेकेंडली पॉलीथीन बैग्स इफ सॉलोड बाय एनिमल्स कैन कॉस्ट देयर लिव्स आल्सो, जान भी जा सकती है एनिमल्स की। ये हमने एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर भी डिस्कस किया था, अंडर द हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल से। बेसिकली पॉलीथीन किसी एनिमल के अंदर जाएगा, ये डाइजेस्ट तो हो नहीं पाएगा, मेटाबोलाइज तो हो नहीं पाएगा, वहाँ पे जो नॉर्मल प्रोसेसेस होती थी डाइजेशन की उनको ये हिंडर करेगा, इनको इम्पैक्ट करेगा। एंड डाइजेशन जब सही से नहीं हो पाएगा किसी भी एनिमल को तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो ऐसे ही मर जाएगा वो। सो दैट्स हाउ पॉलीथीन का सही से रिसाइकलिंग होनी चाहिए, खुले में नहीं गिरना चाहिए इनको, यहाँ से हमें ये सीख लेने को मिलती है। लास्ट कंसेप्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ द ग्रीन केमिस्ट्री। एंड इसके अंडर हमारे लिए जो ये ग्रीन बॉक्स गिवन है इसको हम देखेंगे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं और समझ लेते हैं एग्जैक्टली ग्रीन केमिस्ट्री का विजन क्या है। ग्रीन केमिस्ट्री जैसा कि नाम बता रहा है, ग्रीन का मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड केमिस्ट्री मतलब नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। तो इस दोनों को अगर मिला दें हम तो एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री को एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से अप्लाई करना, उसी को ग्रीन केमिस्ट्री बोलेंगे। इज़ अबाउट यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड अदर साइंसेस टू रिड्यूस द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, इसी को एनवायरमेंटल फ्रेंडली नेचर बोलते हैं। इट वुड ब्रिंग अबाउट मिनिमम पॉल्यूशन और डिट्रोरेशन टू द एनवायरनमेंट, ये इसका मतलब है डिस्ट्रक्शन, यार पॉल्यूशन कम होगा, इस यही सिर्फ इसका मीनिंग निकाला जा सकता है यहाँ से। यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस फॉर रिड्यूसिंग द केमिकल hazardous along with the developmental activities is the foundation of green chemistry। ये फाउंडेशन याद रखनी है आपको यहाँ से, सिर्फ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना ये ग्रीन केमिस्ट्री का गोल नहीं है, इसकी फाउंडेशन नहीं है। इसके साथ साथ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ रुकनी नहीं चाहिए कि एनवायरमेंट को बचाने के चक्कर में आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं साइंस में उनको ही रोक दें, ऐसा नहीं है। दोनों इसके फाउंडेशन में है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एग्जिस्टिंग नॉलेज का इस्तेमाल करके कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना, इट इज़ ऑल अबाउट ग्रीन केमिस्ट्री। अब देखते हैं हम ये पैराग्राफ ग्रीन बॉक्स जो गिवन है क्या बता रहा है। ये मेटाथेसिस एक मेथड था जो कि इन तीनों साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ये इनके नाम नहीं याद रखने हैं हमको। Inorganic synthesis is a way to rearrange group of atoms within the molecule like to a dance in which couples change their partners। तो मेटाथेसिस से आपको यहाँ से याद आना चाहिए मेटामेरिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, जहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप के अराउंड
दो अल्काइल ग्रुप का मैग्नीट्यूड आप बोल सकते हैं, उनका नंबर चेंज हो रहा था। वैसे यहाँ पे भी हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रही है ग्रुप्स ऑफ एटम्स की विद इन द सेम मॉलिक्यूल। एंड यही तो होता है ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर, एग्जिस्टिंग नॉलेज को ही रीअरेंज करते हैं हम। मेटाथेसिस पार्ट है ग्रीन केमिस्ट्री का, ये यहाँ से आपको क्लियर होता है। जैसे किसी डांस में कपल्स अपने पार्टनर्स को चेंज करते हैं, वैसा this method has commercial potential and it is utilized in the development of revolutionary environmental friendly polymers। तो ग्रीन केमिस्ट्री में एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलीमर्स यानी प्रोडक्ट्स का इस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड का ग्रीन केमिस्ट्री से एसोसिएटेड है, पहले तो ये पता होना चाहिए। एंड मेटामेरिज्म से लर्न रिलेट करके हमने ये लर्न किया कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है मेटाथेसिस मेथड में। सिर्फ इतना ही इस पैराग्राफ से आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा आई डोंट थिंक इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज बेंजीन, टोलुइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आर हाईली टॉक्सिक। तो इसके बारे में मैंने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी आपको बताया था, लास्ट में जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स गिवन है वहाँ पे भी इसका थोड़ा सा जिक्र हमने किया था। बेसिकली CCl4 जो यहाँ पे गिवन है, ये एक आप याद रख लीजिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है एंड ये टॉक्सिक है। ये हेलो एल्केन चैप्टर में हम देखेंगे, वहाँ पे इसके बारे में सेपरेटली एक पैराग्राफ बनाया गया है। एंड ये लंग कैंसर कोज करता है, कार्सिनोजेनिक होता है। बेसिकली कार्सिनोजेनिक है, इससे बड़ा क्या टॉक्सिक नेचर हो सकता है भाई। तो इससे हमें ये लर्न होगा कि ये हाईली टॉक्सिक होता है। इन जनरल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो भी आपको मिलेंगे, ये इससे आप याद रख सकते हैं कि वो भी टॉक्सिक ही होंगे, क्योंकि CCl4 इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट दैट वी एनकाउंटर। ये हैलोजेंस की रिएक्शन में तो हमेशा ही इसका इस्तेमाल होता है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है। इन अ केमिकल रिएक्शन इफ़ रिएक्टेंट्स आर फुल्ली कन्वर्टेड इनटू यूजफुल एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स by using an environmental friendly medium, then there would be no chemical pollutants introduced into the environment। so ये एक अलग चीज़ है हमारी ग्रीन केमिस्ट्री से एसोसिएटेड। बेसिकली ये सारे पॉइंट ग्रीन केमिस्ट्री के ही लाइट में आपको पढ़ने हैं। पहला तो टॉक्सिक सॉल्वेंट्स को यूज़ नहीं करना, कौन से टॉक्सिक होते हैं ये आपको बताया। दूसरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, आउटपुट कैसे लेना किसी रिएक्शन से, वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। रिएक्टेंट्स को फुल्ली कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, ये तो कोई भी आपको बता सकता था, लेकिन ग्रीन केमिस्ट्री के अंडर इसको पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने चाहिए वो, और जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं आप वो भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। एनवायरमेंटल फ्रेंडली में कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस भी इंक्लूडेड होती है, ये आपको पता होना चाहिए, आगे देखेंगे भी हम। अब आप पूछेंगे कि रिएक्टेंट्स भी होने क्यों नहीं चाहिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली। बेसिकली रिएक्टेंट बचेंगे कहाँ, अगर रिएक्शन हो गया तो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में, और वो बोल ही दिया कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने चाहिए, दैट्स वाई उनके लिए मेंशन नहीं किया गया है। एंड दैट्स हाउ एक रिएक्शन होनी चाहिए ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, उसकी पूरी एफिशिएंसी को यूज़ करते हुए पूरा का पूरा कन्वर्जन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट्स में, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बचेगा। नो और लेसर जनरेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द गोल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, जिसको ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है। इट मे बी वर्थ वाइल हेयर टू मेंशन or carried out synthetic reaction in aqueous medium since water has high specific heat। हम जानते हैं most of the reaction endothermic होती हैं, this we know from thermodynamic chapter। तो उनमें रिक्वायरमेंट होगी हीट की रिएक्शन को करवाने के लिए, एंड ऐसा हमें कोई मीडियम चाहिए जो हीट प्रोवाइड कर सके। हाई स्पेसिफिक हीट जिसकी होती है वही ऐसा कर सकता है, वाटर की होती है। तो पहला तो ये एज अ सॉल्वेंट यूज़ करने का बेनिफिट है वाटर को कि हाई स्पेसिफिक हीट होती है इसकी। दूसरा लो वॉलेटिलिटी, इसका मतलब जो थोड़ा बहुत टेम्परेचर जिनमें ज़्यादा होता है रिएक्शंस में, उनमें सॉल्वेंट ही ना वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाए, वो बचा रहे रिएक्शन पूरी होने तक, इसके लिए लो वॉलेटिलिटी होनी चाहिए उस सॉल्वेंट की। इसमें भी एक बढ़िया आप बोल सकते हैं एडवांटेज है वाटर का जो सॉल्वेंट यूज़ करने का, लो वॉलेटिलिटी। ये एज अ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, क्या क्या फीचर्स हैं वाटर को जो बढ़िया सॉल्वेंट बनाते हैं। इनके बारे में आई थिंक हाइड्रोजन चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया हुआ है थोड़ा बहुत। ये जो पोलर नेचर होता है बेसिकली इसका,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होना वो इसको बेहतर सॉल्वेंट बनाता है एज़ कम्पेयर टू हैवी वाटर। वाटर इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, हर जगह अवेलेबल होता है भाई, 70% ऑफ द अर्थ इज़ वाटर। तो आई डोंट थिंक सो इसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, ईजिली अवेलेबल होता है ये, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है, ये भी इसका प्लस पॉइंट है। नॉन इन्फ्लेमेबल यानी आग नहीं पकड़ता है ये, बल्कि उल्टा बुझाने का काम करता है। वाटर फायर एक्सटिंग्विशन होता है, ये भी हम जानते हैं, तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है, आग नहीं लग सकती रिएक्शन के टाइम, एटलीस्ट ये प्रिवेंट करेगा उसको। एंड डिवॉइड ऑफ एनी कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट्स। अब हम जानते हैं कि जहाँ पे भी हमने जितने भी केमिकल्स अभी तक पढ़े हैं जो कार्सिनोजेनिक थे, कैंसर कोजिंग थे, उनमें कार्बन ज़रूर आ रहा था, वाटर में कहीं कार्बन नहीं होता, तो इससे ध्यान रह जाएगा कि ये कार्सिनोजेनिक नहीं होता है वाटर। ऑफ कोर्स हम सारी ज़िंदगी पानी पीते हैं, हमें कौन सा कैंसर होता है उससे, डेफिनेटली वाटर से नहीं होता है। इट इज़ डिवॉइड ऑफ कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। एंड ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर ये पॉइंट इंक्लूडेड है, ये तीनों पॉइंट आते हैं, ये अलग से आपको ध्यान रखने हैं, एंड ये याद भी हो जाएंगे जब ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप एक बार समझ लेंगे तो ये रिकलेक्ट कर पाना आसान हो जाएगा। ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ, पहला है ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स में। टेट्राक्लोरोइथेन वाज अर्लियर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। The compound contaminates the groundwater and is also suspected a carcinogen, basically as a pollutant। हमने देखा था उसका डेफिनेशन में ही आता है कि हार्मफुल होना चाहिए, कार्सिनोजन है इसलिए वो हार्मफुल है, इसलिए इसको पोल्यूटेंट बोल रहे हैं, तभी वो कंटामिनेट कर रहा है ग्राउंड वाटर को। एंड कहाँ यूज़ किया जाता है टेट्राक्लोरोइथीन, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली क्लोरीन का इस्तेमाल हम जानते हैं कपड़े धोने में किया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड हाइपोक्लोराइट आयन हम जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर का कंपोनेंट होता है, तो क्लोरीन एसोसिएटेड है क्लीनिंग से, ये हम बेसिकली जानते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन आ रहे हैं 4 तो इससे ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ड्राई क्लीनिंग में इसका इस्तेमाल होता है। वाटर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे कहीं भी, इसलिए ड्राई क्लीनिंग है, ये यहाँ से क्लियर होगा। एंड अब कार्सिनोजेनिक अगर हमें पता लग गया है तो इसकी जगह कोई और अल्टरनेट मेथड होना चाहिए ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर, वो यहाँ पे बताया गया है। इट इज़ नाउ रिप्लेस्ड बाय अ प्रोसेस वेयर लिक्विफाइड CO2 विद अ सूटेबल डिटर्जेंट इज़ यूज्ड एंड दिस ऑफ कोर्स देन विल कॉज लेस हार्म टू द ग्राउंड वाटर। तो कार्सिनोजेनिक बेसिकली हमने जितने भी देखे हैं उसमें कार्बन और क्लोरीन ये दोनों आते हैं। एटलीस्ट अभी जो पीछे रिसेंट हमने देखा CCl4 वो कैंसर कोज कर रहा था, उसमें आ रहा है कार्बन और क्लोरीन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ कार्बन है, तो CO2 कार्सिनोजेनिक नहीं होगी बेसिकली, ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एंड कोई भी गैस यूज़ की जा सकती थी इसके अलावा, CO2 ही क्यों यूज़ की गई इसके रिप्लेसमेंट में क्लीनिंग के, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑलरेडी CO2 की कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग इसी की वजह से कोज होती है। तो हम ये जानते हैं ग्रीन केमिस्ट्री में एफिशिएंसी मैटर करती है मोस्ट। तो एक तरफ से तो एनवायरनमेंट का पोल्यूशन कम हो रहा है अगर हम वहाँ से CO2 का यहाँ पे यूटिलाइजेशन करेंगे, एंड दूसरा यहाँ पे भी यूटिलाइजेशन उसका हो रहा है यूज़ ड्राई क्लीनिंग में, तो दोनों तरीक़ों से एफिशिएंटली काम हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव, दिस फॉल्स अंडर ग्रीन केमिस्ट्री। तो इसलिए CO2 ही गैस यहाँ पे यूज़ की गई है। एंड यहाँ पे वाटर ज़रूर लिया जाएगा धोने के लिए, इसलिए गैसियस फॉर्म में नहीं लिक्विफाइड फॉर्म में CO2 ली गई है डिटर्जेंट के साथ, क्योंकि वाटर के साथ फिर मिक्स होने में इसके आसानी होगी। These days hydrogen peroxide H2O2 is used for the purpose of bleaching clothes in the process of laundry, which gives better results and make use of lesser amount of water। सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटेगा वाटर और ऑक्सीजन में, तो क्योंकि ये खुद ही वाटर दे रहा है अपने डिकम्पोजिशन से, तो अलग से बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं है, इट विल यूज़ लेसर अमाउंट ऑफ वाटर, पहला तो ये। एंड ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ये अगेन हाइड्रोजन चैप्टर में हम कवर कर चुके हैं, तो ये वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है ब्लीचिंग ऑफ पेपर, तो ये हमने देख ही लिया अभी, क्लोथ्स की ब्लीचिंग में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल होता है, तो पेपर के साथ भी वही होगा, H2O2 यूज़ होगा, लेकिन पहले क्लोरीन गैस यूज़ की जाती थी, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रहना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन आता है ना बेसिकली, तो
पहले यूज़ की जाती होगी, लेकिन अभी कौन सा यूज़ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनमें से कौन सा होगा ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर जो आएगा। सो बेसिकली अभी हमने देखा था क्लोरीन से रिलेटेड कंपाउंड टेट्राक्लोरोइथेन, जो कि ड्राई क्लीनिंग में हम अभी यूज़ नहीं कर रहे। सो यहाँ पे क्लोरीन इटसेल्फ यूज़ नहीं किया जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल बी द वन हेयर आल्सो, and it is used with a suitable catalyst which promotes bleaching action of hydrogen peroxide is used. So catalyst again जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, उसी को प्रमोट करेगा। इसी का काम होता भी है कैटलिस्ट का, तो वही फंक्शन होगा यहाँ पे। थर्ड इज सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स। यहाँ पे इथेनॉल एल्डिहाइड सिंथेसाइज किया जा रहा है, commercially prepared by the oxidation of ethene in the presence of ionic catalyst in aqueous medium with the yield of 90%। 90% बन रहा है। ये जिस रिएक्टेंट से बनाया जा रहा है उससे याद रखो, इथीन से बना रहा है, ईन आ रहा है इसके एंडिंग में, इन से 9 याद रखो, 9 की एंडिंग में भी इन आता है, मींस 90% इसकी यील्ड होगी। एंड सेकेंडली यहाँ पे इथीन ही क्यों यूज़ किया गया, इथेन या फिर इथ आयन क्यों नहीं यूज़ किया गया ऑक्सीडेशन के लिए, ये ग्रीन केमिस्ट्री बताती है, क्योंकि हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव अप्रोच यहाँ पे अप्लाई करते हैं जिसमें कम से कम एनर्जी और मटेरियल्स का यूज़ हो। अगर हम इथेन से बनाएंगे तो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना होगा, एल्कायन से इथाइन से बनाएंगे तो एक बॉन्ड तोड़ना होगा, क्योंकि जो एल्डिहाइड है इथेनल उसमें कार्बन डबल बॉन्ड है, तो दोनों तरीक़ों से ज़्यादा एनर्जी लग रही है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड वाला ही कंपाउंड लें हम तो इन दोनों तरीक़ों से हम बच जाएंगे, एंड दैट्स वाई यहाँ पे इथीन लिया गया है। एंड दूसरी चीज़, कौन से कार्बन वाला एल्कीन यहाँ पे लेना है, यह तो क्लियर ही हो रहा होगा। इथेनॉल में क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 ही कार्बन वाला एल्कीन लिया जाएगा। अब ये ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे, ये इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट से क्लियर हो रहा है। C2H4 हैं रिएक्टेंट्स में, एंड C2H4O सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हो रही है प्रोडक्ट में, इससे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। एंड अब देखते हैं हम यहाँ पे कौन से कैटलिस्ट इन्वॉल्व है, यही चीज़ इसमें बच गई है। कैटलिस्ट सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी से एक तो कॉपर होगा इसमें इन्वॉल्व। अब आप पूछेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स की कॉपर की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन होती है तो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, मीथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा था मीथेन से, हाइड्रोकार्बन्स में हमने देखा था। लेकिन ध्यान दीजिए वहाँ पे कॉपर है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट किया जा रहा हाई टेम्परेचर पे कॉपर को, यहाँ पे हीट नहीं किया जा रहा, वाटर की प्रेजेंस है। ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं जहाँ पे सजेस्ट किया जाता है वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करना, तो कॉपर इन वाटर है तो ये डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन होगी, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। तो एक तो कॉपर हो गया एक ग्रुप से। अब इससे पिछला ग्रुप है निकल का, तो उससे एक और कैटलिस्ट यहाँ पे दूसरा जो लिया जाएगा उससे लिया जाएगा, क्योंकि दोनों पास पास ग्रुप से आते हैं। कॉपर हमने लर्न कर लिया, लेकिन निकल एग्जैक्टली यूज़ नहीं किया जाएगा। कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करना है ये इसका नाम बताएगा। पैलेडियम जो नाम है बेसिकली उसमें AD आता है, एडियम, तो AD से एल्डिहाइड आपको याद रखना है कि एल्डिहाइड की यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है। LD और AD क्योंकि सेम साउंड कर रहा है तो पैलेडियम यूज़ होगा आउट ऑफ ऑल दीज 3, निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। ये दोनों कैटलिस्ट आपको ऐसे याद रखने हैं। एंड ये था सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स, सिर्फ एक ही दिया हुआ है इथेनॉल का। लास्ट इज ग्रीन सॉल्यूशन टू क्लीन टर्बिड वाटर, यानी वाटर अगर पोल्यूट हो गया है टर्बिडिटी से, उसको ग्रीन तरीके से यानी एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से कैसे हम क्लीन कर सकते हैं। पाउडर ऑफ कर्नल ऑफ टमरिंड सीड्स हैव बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव मटेरियल टू मेक वेस्ट वाटर क्लीन। अब ये यहाँ से काफ़ी सिंपल है, ये इसको याद रखना। टर्बिड से टमरिंड आपको याद रखना है, दोनों की स्टार्टिंग और एंडिंग T एंड D से हो रही है, सुनने में भी साउंड सिमिलर करते हैं ये। इट इज़ नॉन टॉक्सिक, बायोडिग्रेडेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मटीरियल। अब हम इसे ग्रीन सॉल्यूशन की तरह यूज़ कर रहे हैं वाटर को क्लीन करने के लिए। अगर ये टॉक्सिक ही होता तो ग्रीन सॉल्यूशन कहाँ से हो गया, ये तो नॉन टॉक्सिक होगा, ये तो डेफिनेटली है। बायोडिग्रेडेबल है, ये इसके नेचर से क्लियर हो रहा है।
प्लांट प्रोडक्ट है ये, तो बायोडिग्रेडेबल होगा। एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ये कहाँ से मिल रहा है इससे क्लियर हो रहा है। दिस पाउडर इज डिस्कार्डेड एज एग्रीकल्चरल वेस्ट, यानी इसको बनाने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं हम, वेस्ट प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चर में ऑलरेडी, इसको यूज़ किया जा रहा है, ऐसे यूटिलाइज़ किया जा रहा है, तो बिल्कुल ही कॉस्ट इफेक्टिव है ये। द प्रेजेंट प्रैक्टिस इज़ टू यूज़ अलम टू ट्रीट सच वाटर, इट वॉज फाउंड दैट अलम इंक्रीजेज टॉक्सिक आयंस इन ट्रीटेड वाटर एंड कॉज डिजीजेज। अब ये टॉक्सिक आयन रिलीज करता है अलम, ये चीज़ इस चैप्टर से भी लर्न कर सकते हैं आप। आयन्स हमने बहुत सारे देखे हैं जिनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाए अप टू मैक्सिमम जो प्रिस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन है उससे ज़्यादा, तो टॉक्सिक नेचर उनका हो जाता है, ये इस चैप्टर से भी क्लियर हो सकता है। एंड एस हमारा पी ब्लॉक जो चैप्टर है बोरोन और फैमिली के अंदर बेसिकली वहाँ पे एल्यूमिनियम के बैड यूजेस बताए गए हैं कि इसको खाने की चीज़ों में यूज़ नहीं किया जा सकता, बर्तनों को बनाने के लिए, क्योंकि टॉक्सिक नेचर होता है इसका, वहाँ पे भी आती है। तो आलम एल्यूमिनियम से ही एसोसिएटेड कंपाउंड होगा, तो टॉक्सिक इसका नेचर होता है, ये वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा आपको। एंड प्रेजेंट प्रैक्टिस थी अलम को यूज़ करने की वाटर को ट्रीट करने के लिए, यहाँ से याद रखो जो ग्रीन केमिस्ट्री सॉल्यूशन दे रही है इसके लिए एग्रीकल्चरल वेस्ट दे रही है, तो एग्रीकल्चरल वेस्ट ए से स्टार्ट हो रहा है और अलम भी ए से, यानी अभी अलम यूज़ किया जा रहा है, लेकिन एग्रीकल्चरल वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है टर्मरिन सीड्स, वो हम यूज़ कर सकते हैं बेटर एफिशिएंसी के लिए एंड लेस हार्मफुल इफेक्ट्स के लिए, क्योंकि टॉक्सिक आयन रिलीज कर रहा है, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन। ग्रीन केमिस्ट्री इन नट सेल इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच, तो कॉस्ट इफेक्टिव तो चीज़ें सजेस्ट ही कर रही है ये, वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करने को बोल रहा है जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एंड यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वेस्ट डिस्कार्ड किया जाता है उसको यूटिलाइज करने की बात कर रही है, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो दो एग्जांपल से क्लियर हो रही है इसकी। सो विच इन्वॉल्व्स रिडक्शन इन मटेरियल एनर्जी कंजम्पशन, ये इसका जो सिंथेसिस वाला पार्ट था केमिकल का उससे समझ सकते हैं आप, मैंने आपको बताया भी था थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पे इथेन ले लें इंस्टेड ऑफ इथीन, तो पहले इथेन का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, अल्कोहल्स में इथेनॉल बनेगा, फिर उसके ऑक्सीडेशन से हमें एल्डिहाइड बनेगा इथेनल, तो यहाँ पे मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो रही है। एंड इसको करने के लिए ऑफकोर्स एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी हमारे पास, तो ज़्यादा एनर्जी वाले मेथड्स से हट के कम एनर्जी पर आ रहे हैं हम ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर। दैट्स वाई यू कैन से इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन इन मटेरियल एंड एनर्जी बोथ कंजम्पशन एंड वेस्ट जनरेशन में रिडक्शन करवाता है, ये तो यहाँ से दिख ही रहा है। एग्रीकल्चर वेस्ट हमें मिला था टर्मरिन सीड्स, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है वाटर को ट्रीट करने में, तो वेस्ट पाइल होता रहता है, इकट्ठा होता रहता, वो कम हो जाएगा ना। एंड एक तो इस तरीके से समझा जा सकता है वेस्ट जनरेशन को कम कर रहा है, और दूसरा हमने पीछे देखा था इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स, वहाँ पे भी ज़ीरो जनरेशन ऑफ वेस्ट है या फिर पॉल्यूटेंट इनटू द एनवायरनमेंट है। तो दोनों तरीक़ों से ये लाइन कन्फर्म होती है कि ग्रीन केमिस्ट्री वेस्ट जनरेशन को कम करने में भी अपना रोल अदा करती है, ये इसका वन ऑफ द फाउंडेशन होती है। सो ये डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से आपको लर्न कर लेनी है, इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं आप, वन ऑफ द कंसेप्ट इस चैप्टर का। एंड दैट्स ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें जो समरी वाला पेज था वो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया है, क्योंकि जो भी चीज़ें समरी में आई हैं चैप्टर में इन डेप्थ उनको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं अपनी बुक में, कुछ भी नया नहीं मिलेगा उसमें आपको। यहाँ पे अब हम कवर कर लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन इस चैप्टर के, कुछ 10 के आसपास क्वेश्चन है, तो इजीली कवर किए जा सकते हैं विद इन दिस लेक्चर ओनली। वी आर ऑन टाइम हेयर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस के लिए हमने एक ट्रिक यूज़ की थी, CO2 में कॉफ़ी ना तू मिला वाट लग जाएगी, में से मीथेन आ गया, वो यहाँ पे आ रहा है, जाएगी से ओजोन हमने लर्न किया था, एंड वाट से वाटर लर्न किया था, तो ये तीनों आते हैं इस ट्रिक के अंदर, तो ये तीनों तो होंगे ग्रीन हाउस गैसेज, एक बचा सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एलिमिनेशन से इजीली फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2,
नॉट अमंगस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक, यानी कंपोनेंट होगा क्लासिकल स्मोक का, ये बताना है आपको। SO2 है थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेसिकली ये, एंड रिड्यूसिंग मिक्सचर होता है क्लासिकल स्मोक का, तो ये क्लासिकल स्मोक का पार्ट है, थर्ड वुड बी राइट ऑप्शन। बाकी तीनों जो बचे वो फोटोकेमिकल स्मोक में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट क्लासिकल स्मोक। अब ये वो होगा जो ट्रू होगा फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। अल्टरनेटिवली ये दोनों क्वेश्चन बनाए गए हैं स्मोक से रिलेटेड ही। पहले स्टेटमेंट में ही बोल रहा है इट्स मेन कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन द एमिशंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्री। सनलाइट से हमने लर्न किया था फोटोन, और फोटोन से आता फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक में होता है ऐसा, ना कि क्लासिकल में। तो क्लासिकल के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई है, फर्स्ट वुड बी राइट आंसर। बाकी तीनों आप पढ़ भी सकते हैं, एनसीईआरटी से ही रिलेटेड मिलेंगे ऑप्शन ये। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है प्रोड्यूस इन कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्लासिकल सीएल से स्टार्ट होता है, उसके सीएल के बीच में सीएल और एल के दो ऑक्सीजन लगा दें तो कूल हो जाएगा। कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में प्रोड्यूस होता है, ये हमने लर्न किया था। इट कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, SO2 होता है, हमने देखा। स्मोक, फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। सभी लाइन्स हैं एनसीईआरटी की। क्वेश्चन नंबर 4, BOD वैल्यू लेस देन 5 इंडिकेट्स। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये जितनी ज़्यादा होती है किसी भी वाटर बॉडी की, उतनी ज़्यादा पोल्यूटेड होती है वो वाटर बॉडी। यहाँ पे लिखा गया है लेस देन 5, तो ये क्लीन वाटर बॉडी होगी। हमने लर्न किया था फिशीज़ की मोर्टेलिटी के बारे में। अगर 6 से कम हो जाती है DO डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, तो उसमें फ़िश मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है, मछलियाँ मरना शुरू कर जाती हैं। 6 से कम DO है अगर, और 5 से ज़्यादा, यानी 6 से ज़्यादा भी, 5 से ज़्यादा हम इन दोनों में फ़र्क नहीं है। 5 से ज़्यादा अगर BOD होगा तब हम उस वाटर को पोल्यूटेड बोलेंगे। इसमें 5 से कम है तो ये क्लीन होगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना है यहाँ से। क्लीन वाटर रिच इन डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, ऐसा ही होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन विड बी राइट वन। बाकी तीनों रिलेटेड आपस में, पूर इन डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, हाईली पोल्यूटेड, नॉट सूटेबल फॉर एक्वाटिक लाइफ, ये तीनों ही आपस में रिलेटेड हैं। तो ये क्वेश्चन भी अगर ना पढ़ते आप, इसमें लिखा क्या है, पहला ऑप्शन कंट्रास्टिंग है बाकी तीनों से। रिच इन डिजोल्व्ड ऑक्सीजन यानी क्लीन है, पूर इन डिजोल्व्ड ऑक्सीजन मीन्स पोल्यूटेड, तीसरे में तो पोल्यूटेड लिखा ही है, नॉट सुटेबल फॉर एक्वाटिक लाइफ अगेन पोल्यूटेड। तो इसको ऐसे ऑप्शंस देख के भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहले में बोल रहा है ओजोन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमने अभी देखा था सीक्वेंस में, ट्रिक में ओजोन आता है जाएगी से हमने लर्न किया था, तो ओजोन डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैस है। फर्स्ट वुड बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी तीनों भी आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से ही मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6, फिशीज़ के बारे में वुड डाई बिकॉज, यानी मछलियाँ मर जाएंगी कब ऐसा होगा, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ये पीछे मैं डिस्कस ही करा था, आपको एग्जैक्ट बता रहा था। फिशीज़ से हमने लर्न किया था, फिशीज़ F से स्टार्ट होती हैं, F ABCD में 6 नंबर पे आता है, तो 6 से वहाँ से हमने लर्न किया था कि 6 से अगर डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगी तो फिशीज़ मरना शुरू हो जाएंगी। सो डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये तो पता ही था हमें कितना कम होगी डिजोल्व ऑक्सीजन, वो भी हमने लर्न किया हुआ है, तो इसका आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 7, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है इट हैज़ लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, हाई कंसनट्रेशन होती है इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। इसमें NO2 और O3 होते हैं बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो सेकंड वुड बी द राइट ऑप्शन। रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल ऑक्सीडाइजिंग होता है, क्लासिकल रिड्यूसिंग होता है। एंड पहला स्टेटमेंट बोल रहा है हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग, बिल्कुल सही है। थर्ड में बोल रहा है इट कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द रिलीज ऑफ NO2 हाइड्रोकार्बन एंड ओजोन। यही तो ये प्रोड्यूस करता है, यही इनको कंट्रोल करता है, कंट्रोल डेफिनेटली हो जाएगा। प्लांटेशन ऑफ सम प्लांट्स लाइक पाइनस हेल्प्स इन द कंट्रोलिंग ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। जी हाँ, अस से हमने लर्न किया था, एक सेंटेंस थे, प्लांट अस एंड गेट रिड ऑफ NO and NO2, से नो टू NO and NO2, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को मेटाबलाइज कर लेते हैं कुछ प्लांट्स जिनके पीछे US लगा होता है। तो पाइनस के पीछे US लगा है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 8,
एक्सटेंडेड क्वेश्चन या एक्सटेंडेड फ्रॉम 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल कौन सी लेयर होती है? तो ट्रोपोस्फेयर होती है, हमारे सर के ऊपर ही जो पाया जाता है, टॉप ऑफ आर हेड, इससे टॉप से ट्रोप हमने याद किया था, ट्रोपोस्फेयर वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। एंड स्टार से हमने लर्न किया था, जो ऊपर है स्टार तारों के पास है, वो होगा स्ट्रेटोस्फेयर। दो ही मेंशन है एनसीईआरटी में बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 9, डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन do not react with each other to form nitrogen oxides because the reaction is endothermic and requires very high temperature। तो ये लाइन आती है बेसिकली, सेकंड ही पेज है जो इस चैप्टर का, वहीं पे कि नॉर्मल टेम्परेचर पे नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन रिएक्ट करके ऑक्साइड इसलिए ही नहीं बनाते क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं हो पाती। सो फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। Now question number 10, which of the following belongs to secondary air pollutant? प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझा हुआ है हमने चैप्टर में। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी ही होता है, सीधे रिलीज होता है ये इनकम्प्लीट कंबशन से। सेकेंडरी बेसिकली वो होता है जो प्राइमरी की रिएक्शन एनवायरनमेंट में होने से प्रोड्यूस होता है, जैसे एसिड रेन भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आता है। हाइड्रोकार्बन्स भी सीधे रिलीज होते हैं इनकम्प्लीट कंबशन से। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन ये फोटोकेमिकल स्मोक का पार्ट है, एंड बाय द एक्शन ऑफ ओजोन ऑन अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन्स उनसे ये प्रोड्यूस होता है। तो बाद में प्रोड्यूस होता है, सीधे सीधे सोर्सेज जो पोल्यूशन के हैं जैसे वहाँ पे ऑटोमोबाइल से उनसे नहीं होता, इसलिए इसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोल सकते हैं। थर्ड वुड बी द राइट आंसर। एंड नाइट्रिक ऑक्साइड NO ये भी सीधे रिलीज होता है ऑटोमोबाइल से, तो ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है यहाँ पे। ओजोन होल इज़ अ थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर एट सम प्लेसेस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ओजोन होल इसी को बोला जाता है। अंटार्कटिका में ये डेवलप करता है, ये भी हमने लर्न किया होता साउथ पोल के ऊपर। बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रही हैं, क्यों इनकरेक्ट है वो। इनकरेक्ट बेसिकली एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है। First statement is saying ozone hole is formed in stratosphere from which ozone oozes out। ऐसा नहीं होता, होल क्रिएट होता है जब पोल्यूटेंट इंक्रीज हो जाते हैं वहाँ पे क्लोरीन बेसिकली डिग्रेड कर देता है ओजोन को। एंड नेचुरली भी ऐसा होता रहता है, लेकिन वहाँ पे डिग्रेडेशन नहीं होता। डिग्रेडेशन यानी ओजोन होल तभी होता है जब क्लोरीन वहाँ पे जाता है, एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल बेसिकली इसको डीकम्पोज कर देता है, ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो डीकम्पोजिशन होता है ना कि ऊजिंग आउट। ये इनकरेक्ट हो गया। ओजोन होल इज़ होल फॉर्म्ड इन द ट्रोपोस्फेयर, ये गलत हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। लास्ट वन इज सेइंग ओजोन होल मींस वैनिशिंग ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ कंप्लीटली, नहीं सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में। अंटार्कटिका में साइंटिस्ट को मिला है, ये कंप्लीटली नहीं है थ्रू आउट द अर्थ, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच डज नॉट कम अंडर ग्रीन केमिस्ट्री। अब ग्रीन केमिस्ट्री की एक बेसिक अप्रोच जो हमें पता है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है, इससे अगर आप क्वेश्चन ये सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा। पहले ऑप्शन में बोल रहा है इफ़ पॉसिबल मेक यूज़ ऑफ सोप मेड ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। हम जानते हैं कि डिटर्जेंट्स एनवायरनमेंट में केमिकल पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, एंड ये हम देख में हैं एग्जांपल से। पीसीबी एक एग्जांपल गिवन था, पॉली क्लोरोबाइफिनाइल्स, जी हाँ वो कार्सिनोजेनिक भी था, ये हमने देखा था। तो डिटर्जेंट कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, इनकी जगह अगर आप नेचुरली वेजिटेबल ऑयल्स से बने सोप यूज़ करेंगे तो वो अच्छा होगा और ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आएगा क्योंकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो ये बिल्कुल सही है ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में। सेकंड तो एनसीईआरटी में ही गिवन है, अभी हमने पढ़ा था, यूजिंग पेरोक्साइड फॉर ब्लीचिंग पर्पज इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लोरीन बेस्ड ब्लीचिंग एजेंट्स, ये हमने देख लिया। कैसे लर्न करना ये भी देख लिया, क्लोरीन क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, इंस्टेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करना चाहिए। यूजिंग बाइसिकल फॉर ट्रैवलिंग स्मॉल डिस्टेंसेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेट्रोल डीजल बेस्ड व्हीकल्स। पेट्रोल डीजल एनवायरनमेंट में पोल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो बाइसिकल ऐसा नहीं करेगी, तो ये भी ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आ गया, ये भी ठीक है। तो एलिमिनेशन से ही आप फोर्थ ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। फोर्थ वुड बी राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12, एंड फोर्थ ऑप्शन आप डायरेक्टली भी सिलेक्ट आउट कर सकते हैं। इसमें बोल रहा है यूजिंग प्लास्टिक कैंस फॉर नीटली स्टोरिंग सब्सटेंसेज।
अब ग्रीन केमिस्ट्री जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गए हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, उनके भी रिसाइकलिंग के बारे में है कि उनको एनवायरनमेंट में मत रहने दो, वो पोल्यूशन कॉज करेंगे एंड हार्मफुल इम्पैक्ट होगा उनका। यहाँ पे तो बोल रहा है यूजिंग प्लास्टिक कैंस, यानी और प्रोडक्शन करो प्लास्टिक कैंस का नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का, ये गलत हो गया। प्लास्टिक कैंस को प्रमोट नहीं करती है ग्रीन केमिस्ट्री, सो इट डज नॉट come under green chemistry. Fourth would be right answer for question number 12. And that's all about the chapter environmental chemistry. Please make sure to share this chapter with any NEET aspirant that you know that is struggling while understanding the NCERT of this chapter, and thank you so much.